नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुनील हालाखंडी के व्यूज में। और मैं हूं सुनील हालाखंडी। आज हालांकि हमको देर हो गई इस पे डिस्कशन करने के लिए, लेकिन फिर भी आज हम डिस्कशन करेंगे कि मंत्रिमंडल में जो मोदी सरकार ने अपना दो करीब करीब 2 साल के बाद जो परिवर्तन किए हैं मंत्रिमंडल में, और यानी कि रिशफल किया है, कुछ नए मंत्रियों को लाया और कुछ पुराने मंत्रियों को बाहर किया है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। और आज हमारे साथ हालांकि आप काफी इस पे डिस्कशन सुन चुके होंगे, लेकिन हो सकता है आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिले हमारे इस डिस्कशन में। आज हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर या पॉलिटिकल एक्सपर्ट बाबा ज्वाइन किए हैं। स्वागत है बाबा आपका। तो नमस्ते। हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन मंत्रिमंडल के परिवर्तन पर। तो सबसे पहले तो जो मंत्रिमंडल में नए मंत्री लिए हैं, कुछ कैबिनेट स्तर के लिए कुछ राज्य मंत्री लिए और कुछ मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया है। तो इनकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 3 या 4 11 शायद 12 मंत्री जो सरकार से बाहर निकाले गए हैं, उनके क्या कारण रहेंगे। इन मंत्रियों में वैसे देखा जाए तो मुख्यतः रविशंकर प्रसाद हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, और तीसरे मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो इनके बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्यों इन्हें निकाला गया। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं रविशंकर प्रसाद की, जो कानून मंत्री थे और आईटी मंत्री थे। तो उनका अच्छा खासा चल रहा था। क्या ट्विटर के मामले को उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, ये कारण रहा है उनके एग्जिट का? ट्विटर डेफिनेटली एक कारण था, बट मुझे नहीं लगता कि ट्विटर से लड़ाई इतना बड़ा कोई इशू था, क्योंकि आज की दुनिया में आप जितना ज्यादा इन लेफ्ट लिबरल पोर्टल्स और ऐप से बदनाम होंगे, उतना ही ज्यादा आपका राइट विंग सपोर्ट बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी के लिए ये लड़ाई तो फायदेमंद थी। पर नहीं, पर फायदेमंद थी, लेकिन क्या इससे क्या सरकार की बदनामी हुई थी? वो बार बार ट्विटर को बुला रहे थे, ट्विटर बदतमीजी किया जा रहा था, और अंत में फिर इनफैक्ट उनका खुद का ही जो अकाउंट था उन्होंने बाहर बैन कर दिया था। तो देखिए, सरकार की बदनामी तो सरकार हुई। में होना, आप सरकार में होके गैर संवैधानिक तरीकों से काम नहीं कर सकते। ये एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है सभी डेमोक्रेसीज में और एक कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान से चलने वाले देश में। अब डिक्टेटरशिप तो है नहीं, सद्दाम हुसैन तो है नहीं कि हमने डिसाइड किया कल से बंद कर देंगे तो बंद कर दिया। तो हाँ, उनको प्रॉब्लम जरूर हो रही थी, उनको थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए था और प्रोसेस को थोड़ा स्पीड से बढ़ाना चाहिए था। थोड़ा बेहतर वो कर सकते थे, निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर कर सकते थे, थोड़ा स्पीड से कर सकते थे। पर मेरे को नहीं लगता इसके लिए उनको, क्योंकि उन्होंने काफी काम दूसरे भी किए हैं जो अच्छे रहे हैं। ऑब्वियसली दूसरी प्रॉब्लम उनके साथ ये थी कि वो सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने सरकार को सेकेंड वेव में सरकार को जितना, सूचना प्रसारण मंत्री नहीं थे, वो आईटी मंत्री थे। सूचना प्रसारण मंत्री तो प्रकाश जावड़ेकर थे। तो वहां पे भी इनको फेक न्यूज, दोनों की ही गलती है एक्चुअली। तो उन्होंने फेक न्यूज और फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं दिखाया है सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे। सो आई थिंक वो एक मेजर वजह रही है। और अब मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से अब वो लॉ मिनिस्टर भी नहीं है, अब वो कोई भी मिनिस्टर नहीं है, तो लॉ मिनिस्टर नहीं, हट गए वो तो। उनको उसने इस्तीफा ले लिया गया था, दोनों से, प्रकाश जावड़ेकर से भी इस्तीफा ले लिया गया था और रविशंकर प्रसाद से भी। देखिए, रविशंकर प्रसाद की लॉ मिनिस्ट्री में भी एक्चुअली प्रॉब्लम्स थी। ऑब्वियसली उन्होंने राम मंदिर का निर्णय बड़े सूझबूझ से और तरीके से निकलवाया। 370 को कैसे हटवाना है वो भी काफी अच्छे से किया गया। पर दो एक क्रिटिकल चीजें थी जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट को मैनेज नहीं कर पाए थे। अच्छा। उसमें से एक था कि अपॉइंटमेंट सिस्टम का चेंज होना, कि जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, और दूसरा कॉलेजियम सिस्टम से बदल के उसको लाने का। एग्जैक्टली। और दूसरा, आज से करीब 1-1.5 साल पहले सीबीआई का जब नया निदेशक अपॉइंट करना था, तो उस अपॉइंटमेंट कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। और मोदी के अपेरेंटली जो पहले 3 चॉइसेस थे, वो तीनों ही चीफ जस्टिस ने रिजेक्ट कर दिए थे। अच्छा। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर एक की रिक्वायरमेंट है कि आपको चीफ जस्टिस को मैनेज करना आना चाहिए। मतलब आप अपने मर्जी का सीबीआई डायरेक्टर ही चीफ जस्टिस से अप्रूव नहीं कर पाए, तो ये शायद उनकी कहीं गलती हुई है मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए ये भी एक कारण हो सकता है।
तो मुख्यतः आप ये कह रहे हैं कि एक तो जो कॉलेजियम सिस्टम का जो जज के अपॉइंटमेंट का था वो उसको बदल के नया सिस्टम नहीं प्लेस नहीं ला सके, और दूसरा जो ये जो सीबीआई के जो अध्यक्ष का नियुक्ति करनी थी, डायरेक्टर की नियुक्ति करनी थी, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस उसमें वो सहमति नहीं बनवा पाए। तो ये दो मुख्य कारण रहे हैं आपकी नजर में रविशंकर प्रसाद के जाने के, और ट्विटर में थोड़ा बहुत मिस हैंडलिंग का भी उनपे आरोप है। चलिए, ये तो बात हो गई रविशंकर प्रसाद की। प्रकाश जावड़ेकर की क्या कहानी है? मुझे लगता है कि उनका एक उम्र भी उनके पक्ष में नहीं थी, वो शायद 70 साल के करीब हो गए हैं। और दूसरा बात मुझे जो लगता है वो ये है कि उनके बॉडी लैंग्वेज और इतनी अच्छी नहीं थी, जो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे वो इतना लगता नहीं था कि वो बहुत ही गंभीरता से कोई अपना सरकार का पक्ष कहीं रख पा रहे हैं। तो ये कारण रहा है, या फिर उनकी कोई परफॉर्मेंस में कमी रही है, या फिर कोई और पॉलिटिकल रीजन आपकी नजर में? देखिए, तीनों ही हैं जो आप बोल रहे हैं। एक बॉडी लैंग्वेज का इशू है, दूसरा सूचना प्रसारण मंत्री हैं, बहुत कंक्लूसिवली और इफेक्टिवली सरकार का पक्ष नहीं रख पाए हैं पिछले 3 महीने में, ये आपने देखा ही है। सरकार की ऑलमोस्ट सारी दुनिया में एग्जैक्टली पूरी दुनिया में एक एजेंडा चलाया गया है इस सरकार के खिलाफ कोरोना के टाइम्स में। देश में भी आप देख सकते हैं कैसे हमारे जर्नलिस्ट ने टूल किट के माध्यम से जो इन्होंने किया था एग्जैक्टली और जैसे अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है, तो वो एक प्रॉब्लम है। और उसके अलावा आई थिंक ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन है, पर नितिन गडकरी की बढ़ती हुई इच्छाओं को मोदी ने कहीं कंट्रोल किया है, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र की जो लॉबी बन रही थी एक ब्राह्मण मराठी नेताओं की, जो एक आप देखें 3 मराठी नेता इसमें से हटा दिए गए हैं। अच्छा, चाहे वो जावड़ेकर हो, चाहे वो जावड़ेकर, एक धोत्रे हैं शायद, वो चले गए हैं, और एक और है, 3 नेता। और नितिन गडकरी खुद का डिमोशन हो गया एक तरीके से। नितिन गडकरी से कोई डिपार्टमेंट, बट उनका शिपिंग हटा दिया गया ना, उनको शिपिंग हटा दिया गया। और उनको काउंटर करने के लिए, आप अगर काउंटर करने के लिए देखें तो काउंटर करने के लिए नीतीश राणे को लेके आए हैं। अच्छा, नारायण राणे को, सॉरी नारायण राणे को। तो जो महाराष्ट्र में एक फडणवीस के अगेंस्ट जो एक गेम चल रहा था, जिसमें ये चल रहा है कि नितिन गडकरी को, क्योंकि नितिन गडकरी को ऑब्वियसली नागपुर का सपोर्ट है, आरएसएस का पूरा सपोर्ट है उनको। अच्छा, मतलब नागपुर का गढ़ भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि फडणवीस की शिवसेना से नहीं बन रही और शिवसेना के प्रिय हैं नितिन गडकरी, तो उस एंगल को काउंटर करने, उस एंगल को कट करके और आगे की, क्योंकि नितिन गडकरी ने डिलीवर डेफिनेटली किया है रोडवेज पे, बट उसमें जावड़ेकर का बहुत वो था, सपोर्ट था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से। अच्छा, तो इसीलिए वो एक चीज अब कंट्रोल कर दी गई है कि अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से सब कुछ सीधा सीधा नहीं निकाल दिया जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। पर एसेंशियली जो एक आगे भी जाके जो अमित शाह और मोदी के लिए जो प्रॉब्लम बन सकता है, या जो एक मराठा लॉबी का इशू, महाराष्ट्रियन लॉबी का एक इशू हो सकता है, उसको इफेक्टिवली मराठा लॉबी से काउंटर किया गया है मेरे हिसाब से। मतलब राणे को लाकर, एब्सोल्युटली। और फडणवीस को भी काफी रिलीफ दिया गया है महाराष्ट्र में आगे के लिए। हाँ, मतलब इनका प्रभाव कम करके उधर फडणवीस को स्ट्रांग बनाने का एक ये तरीका है। और ऑब्वियसली गडकरी की आप देखें तो उम्र तो हो ही गई है, गडकरी जी की उम्र तो हो ही रही है। हाँ, और अब हम बात करेंगे गडकरी जी को भेजने से बेहतर है कि फडणवीस को चलने दें। अब हम तीसरे मिनिस्टर की बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन की। उन्होंने तो मेरे ख्याल से तो अच्छा काम किया था कोरोना के दौरान। आई अग्री विद यू, उन्होंने कोरोना के लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है, काफी अच्छा मैनेजमेंट हुआ है हर जगह, स्पेशली सेकंड वेव में। ऑलमोस्ट डेली प्रेस ब्रीफिंग्स हो रही थी, जनता को बताया जा रहा था क्या किया जा रहा है, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या किया जा सकता है। पर आई थिंक उनकी 2 क्रिटिकल गलतियां थी। वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे, मिनिस्ट्री ऑफ एलोपैथी या जो मिनिस्टर ऑफ फार्मा लॉबी नहीं थे। तो उन्होंने दो बार, एक बार ऐसा कहा जाता है कि बिल गेट्स और फाइजर को उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। ये मैंने भी पढ़ा था। फाइजर की वैक्सीन के लिए भी काफी लॉबिंग की थी, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल गेट्स तो एक पूरे विलेन बन के निकले हैं पूरी गाथा में से कोरोना की। और दूसरा, उन्होंने रामदेव
जी को कुछ ज्यादा ही खरी खोटी सुना दी थी आईएमए के सपोर्ट में। मतलब आयुर्वेद अब आप को जो उन्होंने आयुर्वेद का जो एक तरह से जो विरोध किया है और जो विरोध में वो खड़े हो दिखे, उसका एक जी इफेक्ट हाँ, बोलते हो आप? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब बाबा रामदेव को उन्होंने आयुर्वेद के अगेंस्ट में जो किया, और आईएमए भी एक जो जैसा कि वो कोई सरकारी संस्थान नहीं है, उसका काफी सपोर्ट किया इन्होंने। तो मतलब इन्होंने आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ खड़ा कर की वो एक लड़ाई की कर दी, और कोशिश उसमें की ये और खुद कूद उसमें पड़े। खुद कूद पड़े। वो एग्जैक्टली वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एलोपैथी नहीं है। एलोपैथी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो उनका बायस्ड व्यू रहा वहां पे, इसलिए। और बिल्कुल, फिर आपने आपने पब्लिक ट्विटर पे जाके ये बोला कि बाबा रामदेव को आईएमए से माफी मांगनी चाहिए। आईएमए ना ही एलोपैथ का एलोपैथ डॉक्टर्स का फोरम है, एसोसिएशन है। वो एक कमर्शियल फोरम है जो प्रोडक्ट्स एंडोर्स करता है पैसे लेके। पैसे लेके, तो अच्छा, हाँ। तो उनके उनके डिफेंस में डॉक्टर हर्षवर्धन का आना बिल्कुल बनता भी नहीं था। और आज की तारीख बिल्कुल, में तो हाँ। आप आईएमए के चीफ को देखिए, वो तो साफ साफ बोलता है कि मैं वो ही इज अ क्रिश्चियन, ही इज अ कन्वर्टेड क्रिश्चियन। कन्वर्शनिस्ट है वो, जो कन्वर्शन को जो प्रमोट। एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला कि मैं अभी ये बन गया हूं तो मैं हॉस्पिटल में कन्वर्जन कराऊंगा। तो और ये तो सब सीधा सीधा इनके एजेंडा के, बीजेपी के एजेंडा और उसके खिलाफ जाता है। हाँ, और आयुर्वेद की खिलाफत करना मतलब कहीं ना कहीं हिंदुत्व की खिलाफत करना भी हो जाती है, माना जाता है ऐसे। हिंदू संस्कृति का संस्कृति का, हाँ। एसेंशियल पार्ट है आयुर्वेद। आयुर्वेद, एलोपैथ हाँ। तो 50 साल में आया है, उससे पहले तो हमारे यहाँ सब कुछ होता ही था। हाँ, तो अगर आप आपके आपके हिसाब से जो हर्षवर्धन गए हैं, वो एक तो उन्होंने जो एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद का लिया और आईएम का सपोर्ट किया, और बाबा रामदेव से ट्विटर पे माफी मांगने के लिए कहा, ये एक मुख्य कारण है डॉक्टर हर्षवर्धन के जाने का, अपार्ट फ्रॉम कोरोना में जो भी कुछ कमियां रही हैं, राइट? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कारण है। अब इसके बाद एक संक्षेप में अपन बात कर लेते हैं जो शिक्षा मंत्री की है। शिक्षा मंत्री भी गए हैं, उनको क्यों निकाला गया? काम नहीं करेंगे तो निकलेंगे। मतलब इस पे सीधी सीधी मतलब उसी की बात है कि उनके एफिशिएंट नहीं थे, और उनका कुछ भी जो परिणाम लाने थे नई शिक्षा नीति को अपनाने में, और उसमें वो असफल रहे, और कुछ यूनिवर्सिटियों के झगड़े भी शायद उनके सामने हुए, तो वो भी वो वो हुए। शायद उसके बाद आप ये जादव गुरु देखिए, वगैरह को। पिछले साल और इस साल सारे एंट्रेंस एग्जाम जिसका जिम्मा उनके अंडर आता है, उन सबकी 12 बजी हुई है। अच्छा, आप रिजल्ट हाँ। कब डिले करना है, क्या करना है, वो कुछ भी डिसीजन उन्होंने टाइम पे नहीं लिया है। मतलब वो सब अगर अपनी भाषा में कहूँ तो रायता फैला दिया उन्होंने। रायता फैला दिया, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसके बाद एक श्रम मंत्री भी गए, गंगवार, क्या नाम था उनका? गंगवार है, संतोष गंगवार। संतोष गंगवार, वो भी गए। उन्होंने तो शायद कोरोना के काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली पे सवाल खड़े कर दिए थे, उनकी आलोचना की थी, तो जाना ही बनता था उनको। उसके बाद तो रहना मुश्किल है, अगर उसके ऐसा बाद तो हुआ, रहना मुझे है, आइडिया नहीं है, बट हाँ। आप कह रहे हैं तो उसके होने के बाद रहना मुश्किल है। हाँ, हाँ। और वो दूसरी बात, उनपे वो भी आरोप है कि जब कोरोना काल के दौरान जो श्रमिक बॉम्बे या गुजरात आदि से उत्तर प्रदेश बिहार के जो पलायन हुआ था श्रमिकों का, उसको भी वो इफेक्टिवली वहां पे उनको ना तो रोक पाए, और जब वो वहां पे उनको बेसिकली तो रोकना चाहिए था, वहीं पे इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी इंडस्ट्रियलिस्ट और मालिकों के साथ मिलके कुछ डायलॉग करके, तो वो भी शायद एक उनकी असफलता मानी जा रही है। ये एक्चुअली आप जो कह रहे हैं मैं मान सकता हूँ, बट वो उनके जिम्मे आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। नहीं, पर उसको कोऑर्डिनेट तो नहीं करना चाहिए ना उस समय, तो जो कोरोना हाँ जो मतलब, हाँ, कोरोना का ये इनकी गलती एग्जैक्टली एचआरडी मिनिस्टर जैसी है कि फ्रंट फुट पे आके खेला नहीं, खेला नहीं, हाँ। वेट करते रहे कि कब बॉल मेरे पास आएगी तो मैं कुछ करूँ। तो आप सीधी सी बात है कि मोदी सरकार में यदि आप मंत्री बने रहना चाहते हैं, तो आपको केवल अपने पाले में रह के खेलना है, खेलते हैं तो आपको आप आगे बढ़ नहीं के चलेंगे, सोचना ही आपको आगे सोचना पड़ेगा, 2-3 कदम आगे निकाल के बॉल को मारना ही पड़ेगा, खड़े रहने बिल्कुल। से नहीं चलेगा। मतलब आपको, ठीक है, आप T20 की तरह नहीं खेले तो चलेगा, लेकिन आपको बट वनडे की टेस्ट तरह मैच तो की तरह नहीं खेलना ही खेल सकते, पड़ेगा, है। टेस्ट मैच की तरह आप टेस्ट मैच की तरह नहीं मोदी खेल। मोदी की टीम में तो नहीं खेल सकते। तो ये सीधा सीधा बिल्कुल। संदेश है बाकी लोगों को भी। और जो उन्होंने सोनवाल को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया है, वो भी कांग्रेसियों के लिए जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, या और राणे को लिया, विशेषकर राणे और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कांग्रेस से जो आने वाले हैं या कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, उनके लिए भी एक संदेश है। हम नए मंत्रियों के बारे में बाद में बात करेंगे अपने अगली चर्चा में। तो दोस्तों,
4-5 प्रमुख मंत्रियों को क्यों निकाला गया, इसके बारे में हमने हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट विशेषज्ञ बाबा से बात की। हमें आशा है कि आपको उनके विचार थोड़े हटके और अच्छे लगे होंगे, और यदि अच्छे लगे हैं तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बाबा आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू।